वाक़या ट्यूब के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सुल्तान महमूद गज़नवी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। बहादुरी के अलावा नेकी और रहमदिली की वजह से भी बहुत मशहूर था। दोस्तों, इसकी आदत थी कि भेष बदल कर रात के वक्त शहर की गली कूचों का चक्कर लगाया करता था ताकि उसे रियाया की तकलीफ़ों का अंदाज़ा हो सके। एक बार वो इसी तरह फिरते फिराते एक सुनसान और वीरान जगह पर जा निकला। वहाँ उसे 4 आदमी दिखाई दिए जो आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। सुल्तान ने उनके करीब जाकर कहा, भाइयों, यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मियाँ, हम चोर हैं और चोरी के मुतालिक सलाह कर रहे हैं। दोस्तों, चूँकि सुल्तान महमूद गज़नवी भेष बदले हुए थे तो उन्होंने सुल्तान को पहचान न सके। सुल्तान ने कहा, फिर तो तुम मेरे साथी हो, मुनासिब होता मुझे अपने साथ शामिल कर लो। तुम अपनी खूबी बयान करो, फिर हम फैसला करेंगे कि तुम्हें हमारे साथ शामिल करना चाहिए या नहीं। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, खूबी तो मुझ में है, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो पहले अपनी अपनी खूबियाँ बयान करो, फिर मैं बताऊंगा कि मुझ में क्या खूबी है। तब उनमें से एक चोर ने कहा, मेरी खूबी यह है कि मैं सूंघ कर खजाने की जगह मालूम कर लेता हूँ, चाहे वो किसी पहाड़ में छुपी हो या समंदर में हो। दूसरे चोर ने कहा, मैं जानवरों की बोली समझता हूँ। तीसरे चोर ने कहा, मैं मजबूत से मजबूत ताले को बगैर चाबी के खोल देता हूँ। चौथे चोर ने कहा, मेरी खूबी यह है कि मैं जिस शख्स को एक बार देख लूँ, चाहे अंधेरे में ही क्यों ना हो, दूसरी बार देखने पर उसे फौरन पहचान लेता हूँ। जब चारों चोर अपनी अपनी खूबियाँ बयान कर चुके तो सुल्तान ने कहा, मेरी खूबी यह है कि अगर कोई मुजरिम फांसी के तख्ते पर भी खड़ा हो और अगर मैं ज़रा सा सर हिला दूँ तो वो फौरन रिहा हो सकता है। चारों चोर ये सुनकर हैरान भी हुए और खुश भी। वो बोले, भाई, तुम्हारा कमाल तो हम सब से बढ़कर है। तुम हमारे साथ हो गए तो फिर हमें किस बात का डर है। उसके बाद वो चोरी के मुतालिक सलाह मशवरा करने लगे। आखिर सलाह यह ठहरी कि आज रात शाही महल में चोरी की जाए। ये फैसला करके वो शाही महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक गली से गुजरे तो एक कुत्ता भौंकने लगा। सुल्तान ने कहा, ये कुत्ता क्या कह रहा है? जिस चोर ने जानवरों की बोली समझने का दावा किया था वो बोला, ये कुत्ता कह रहा है कि तुम पांचों में से एक सुल्तान है। सुल्तान ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, भला हम में से कौन सुल्तान हो सकता है? चोर ने कहा, मालूम नहीं, कुत्ते ने तो सिर्फ इतना ही कहा था। बात आई गई हो गई और वो पांचों शाही महल की तरफ रवाना हो गए। शाही महल में दाखिल होने में उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। एक चोर ने सूंघ कर खजाने की जगह मालूम की। दूसरे चोर ने चाबी के बगैर खजाने के एक संदूक का ताला खोला जो अशरफियों और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। उन्होंने सारा माल समेट लिया, मगर सुल्तान के कहने पर एक कीमती हीरा वही संदूक में पड़ा रहने दिया। उसके बाद वो जिस तरह खामोशी से महल में दाखिल हुए थे उसी तरह बाहर निकल आए। बाहर निकलकर उन्होंने जंगल की राह ली। इस जंगल में एक गार था जो उन चोरों का ठिकाना था। वहां पहुंचकर उन्होंने सारा माल पांचों हिस्सों में बराबर तकसीम किया और जब एक हिस्सा सुल्तान को देने लगे तो उसने कहा, दोस्तों, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं इस खुशी में अपना हिस्सा तुम्हारी नज़र करता हूँ। इसके बाद सुल्तान वहाँ से चला आया, मगर आने से पहले उसने बातों बातों में आइंदा मुलाकात के बहाने उनके नाम और पते मालूम कर लिए थे। इधर शाही महल में शाही खजाने का मुहाफिज जब खजाने वाले कमरे में आया तो उसने देखा कि खजाने का एक संदूक खुला हुआ है और उसमें जो अशरफिया और जवाहरात थे वो गायब है। सिर्फ एक हीरा पड़ा है। वो समझ गया कि चोरी हो गई है। इसने सोचा कि चोर संदूक का माल जल्दी जल्दी समेट रहे होंगे तो यह हीरा उनके हाथ से गिर पड़ा होगा। ये सोचते हुए उसे ख्याल आया कि क्यों ना इस हीरे को अपने कब्जे में कर लूं और इससे भी चोरी के खाते में डाल दूं। किसी को क्या पता चलेगा।
सब यही समझेंगे कि चोर जहां और माल ले गए वहां ये हीरा भी ले गए। आखिर ऐसा कौन अहमक होगा जो जानबूझकर ये हीरा छोड़ देगा। फिर उसने हीरा तो अपनी जेब में डाला और खुद सुल्तान की ख्वाबगाह की तरफ रवाना हो गया ताकि उसे चोरी की इत्तला दे सके। शाही ख्वाबगाह में पहुंचकर उसने सुल्तान को इत्तला दी कि शाही खजाने में चोरी हो गई है और चोर एक संदूक से अशरफिया, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात चुराकर ले गए हैं। जल्दी शहर में हर तरफ शोर मच गया। सुबह होने तक बच्चे बच्चे को इल्म हो चुका था कि रात शाही खजाने में चोरी हो गई है। सुल्तान ने अपने सिपाहियों का एक दस्ता चोरों के ठिकाने की तरफ रवाना किया। चोर रात भर के थके मांदे आराम कर रहे थे। सिपाहियों ने उन्हें माल समेत गिरफ्तार कर लिया और बांधकर शाही महल में ले आए। सिपाहियों ने चोरों की गिरफ्तारी की इत्तला सुल्तान को दी तो उसने हिदायत की कि इनको फिलहाल मेरे सामने न लाया जाए और फांसी की कोठरी में बंद कर दिया जाए, मगर पहले इस माल को खजाने की फहरिस्त से मिलाकर देख लिया जाए कि इसमें कोई चीज कम तो नहीं है। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक चारों चोरों को फांसी की कोठरी में बंद कर दिया गया। जो माल उनके पास से बरामद हुआ था इस खजाने की फहरिस्त से मिलाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि इसमें एक कीमती हीरा कम है। पड़ताल करने वाले अफसर ने जब ये बात चोरों को बताई तो उन्होंने कहा, मियाँ, जिस हीरे की तुम बात कर रहे हो वो हमने उठाया ही नहीं था। अपने पांचवी साथी के कहने पर वही संदूक में छोड़ दिया था। सुल्तान को यह बात बताई गई तो उसने मुहाफिज को बुलाया और कहा, चोरों से जो माल बरामद हुआ है इनमें से एक कीमती हीरा कम है। उन चोरों का बयान यह है कि उन्होंने वो हीरा वही संदूक में छोड़ दिया था। क्या तुम बता सकते हो कि वो हीरा कहाँ गया? मुहाफिज बोला, हुजूर, उन चोरों की बात का क्या एतबार। भला ऐसा कौन अहमक होगा जो चोरी करने आए और ऐसा कीमती हीरा छोड़ जाए। यकीनन वो हीरा भी इनमें से किसी के पास होगा और उसे कहीं छुपा दिया होगा। सुल्तान ने मुहाफिज की ये बात सुनकर उसे रुखसत कर दिया, मगर दिल में वो कुछ और ही सोच रहा था। उसने एक खास मकसद के तहत ही चोरों से ये कहा था कि वो हीरा वही संदूक में पड़ा रहने दिया जाए। अब वो अगला कदम मुनासिब वक्त आने पर उठाना चाहता था। इधर चोर फांसी की कोठरी में हैरान होकर सोच रहे थे कि सुल्तान के जिन सिपाहियों ने हमें गिरफ्तार कर लिया है वो अभी तक हमारे पांचों साथी को क्यों नहीं पकड़ सके। एक चोर कहने लगा, यह रात कुत्ते ने जिस बादशाह की खबर की थी कहीं वो हमारा पांचवा साथी ना हो। दूसरा चोर कहने लगा, अगर रात बादशाह वाकई हमारे साथ था तो मैं उसे पहचान लूंगा। उसके बाद उन्होंने सिपाहियों से कहा, हमें अपने किए की सजा तो भुगतनी है। तुम इतनी मेहरबानी करो कि हमें एक बार बादशाह के सामने पेश कर दो। सिपाहियों ने सुल्तान को इत्तला की तो उसने मुहाफिज खजाना से कहा कि तुम उन चोरों के पास जाओ और कहो कि शाही खजाने की फहरिस्त के मुताबिक तुम्हारे पास से बरामद होने वाले माल में से एक कीमती हीरा कम है। जब तक तुम वो हीरा पेश नहीं कर देते तुम्हें सुल्तान के हुजूर पेश नहीं किया जाएगा। मुहाफिज खजाना ने जाकर सुल्तान की ये बात चोरों से कही तो वो चोर जो सूंघ कर खजाने की जगह मालूम कर लेता था हैरानी से मुहाफिज की तरफ देखने लगा। फिर उसने मुहाफिज से कहा, जनाब, हमें सुल्तान के दरबार में ले चलिए। हम वही हीरा दरबार में उनके हुजूर पेश कर देंगे। मुहाफिज खजाना ने वापस जाकर ये बात सुल्तान को बताई तो उसने हुक्म दिया, अच्छा, उन्हें ले आओ। मुहाफिज खजाना वापस चोरों के पास गया और उन्हें सिपाहियों के पहरे में सुल्तान के दरबार में ले आया। सुल्तान के इशारे पर उसके वजीर ने चोरों से पूछा, वो हीरा कहाँ है? इस पर वो चोर जो सूंघ कर खजाने की जगह मालूम कर लेता था आगे बढ़ा और सुल्तान को आदाब करने के बाद बोला, आली जा, वो हीरा इसी दरबार में मौजूद है, मगर उससे पहले कि वो हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए
میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری اچھی طرح تلاشی لی جائے تاکہ حضور کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ ہیرا ہم چاروں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ سلطان نے محافظ خزانہ کو اشارہ کیا اور اس نے باری باری تمام چوروں کی تلاشی لے کر اعلان کیا کہ کسی کے پاس ہیرا نہیں ہے۔ اس پر وہی چور آگے بڑھا اور ایک دفعہ پھر سلطان کی خدمت میں آداب لا کر کہنے لگا، عالی جاہ، آپ کے اس افسر نے ہماری تلاشی لے کر اطمینان کر لیا ہے۔ اگر ہیرا ہم چاروں میں سے کسی کے پاس موجود نہیں، اب میں ہیرا آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ کے اس افسر کی ایک خفیہ جیب ہے، اس خفیہ جیب کے اندر ایک ڈبیا ہے اور وہ ہیرا اس ڈبیا کے اندر موجود ہے۔ اگر غلام کو اجازت ہو تو ہیرا اس ڈبیا سے نکال کر حضور کی خدمت میں پیش کرے۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے۔ چور محافظ خزانہ کی طرف بڑھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ چور نے اس کی خفیہ جیب سے ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر ہیرا سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چور ہیرا پیش کر کے پیچھے ہٹا تو سلطان نے محافظ خزانہ کی طرف نگاہ کی۔ خوف سے اس کا رنگ زرد ہو گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ سلطان نے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، گرفتار کر لو اسے اور لے کر قید خانے میں ڈال دو۔ سپاہی فوراً آگے بڑھا اور محافظ خزانہ کو گرفتار کر کے لے گئے۔ تمام اہل دربار سے حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، اس نامراد کے متعلق ہمیں ایک عرصے سے اطلاعات مل رہی تھی کہ یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، مگر اس کی خیانت ظاہر نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ اپنا کام بڑی ہوشیاری سے کرتا تھا۔ مگر ہوشیار سے ہوشیار چور بھی ایک دن قابو میں آ جاتا ہے۔ اب ہم اسے ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ آئندہ کسی کو امانت میں خیانت کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر سلطان نے چوروں کی طرف دیکھا اور ابھی کچھ کہنا پایا تھا کہ چوتھا چور، جس نے سلطان کو پہچان لیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر عرض کیا، عالی جاہ، ہم چاروں کی خوبیاں تو آپ پر ظاہر ہو گئی، اب آپ کے سر ہلانے کی دیر ہے۔ چور کی بات سن کر سلطان کو ہنسی آ گئی۔ اس نے وہ ہیرا جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو یہ ہیرا اور وہ تمام مال بھی جو تمہارے پاس سے برآمد ہوا تھا۔ تم سب آزاد ہو اور جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ تم پر یہ نوازش اس لیے نہیں کی جا رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہم ایک بددیانت افسر کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، بلکہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے۔ چوری کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر امانت میں خیانت چاہے وہ معمولی سی کیوں نہ ہو، معاف نہیں کی جا سکتی۔ چاروں چور جو اپنے خیال میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اشرفیہ اور ہیرے جواہرات سمیت خوش خوش سلطان کو دعائیں دیتے ہوئے دربار سے رخصت ہو گئے۔ سلطان کی اس مہربانی نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ آئندہ کے لیے انہوں نے چوری سے توبہ کر لی اور باقی ساری زندگی شریف اور نیک انسانوں کی طرح بسر کی۔